जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिशन आईक्यू के डेली करंट अफेयर्स एपिसोड में। और आज है 1 जुलाई 2026 और हमने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर किया है द हिंदू, पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस से, जो सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। और साथ ही हमने इस क्लास के लास्ट में कुछ एमसीक्यू कराया है, जो कि आने वाले आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखें और उन सभी एमसीक्यू का जो है उसका फायदा उठाएं। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देर किए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। दोस्तों, आज की जो पहली खबर है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। वो है 2026 का एक रिपोर्ट आया है कि वर्ल्ड हाइड्रो पावर का रिपोर्ट आया हुआ है। इसमें भारत का दोस्तों रैंक जो है वो 5वां आया है। अगर हम बात करें तो वर्ल्ड हाइड्रो पावर जो आउटलुक है उसमें भारत 5वां सबसे बड़ा देश बना है। और ये जो दोस्तों रैंक जारी करता है वो है इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन, यानी कि IHA। और इसका मुख्यालय दोस्तों लंदन, जो कि यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है, वहाँ पर स्थित है। और इसका स्थापना 1995 में किया गया था। इसका उद्देश्य है कि जितने सारे दुनिया भर में सस्टेनेबल हाइड्रो पावर है उसको बढ़ावा देना है, और साथ ही साथ हर साल जो है वार्षिक रिपोर्ट उसका जारी करना है। कौन सी देश में दोस्तों हाइड्रो पावर लगी है और उसकी कैपेसिटी क्या है, कौन-कौन से नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, और दोस्तों पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट है उसकी प्रगति क्या है। ये जो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट है हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। एक ऐसा सिस्टम है जो कि दुनिया भर के जो कंट्री है इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसको हम नेचुरल कह सकते हैं कि एक तरह से नेचुरल एनर्जी का सोर्स भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें देशों की हाइड्रो पावर की कैपेसिटी की बात करें तो बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो हमसे बहुत आगे हैं। अगर हम चीन की बात करें दोस्तों, तो चीन हर साल 436, यानी कि अभी जो अगर हाइड्रो पावर से देखा जाए तो 436 गीगावाट इसने जो है इंस्टॉल किया है। ब्राज़ील 109 और कनाडा 81 और संयुक्त राज्य अमेरिका 79 और भारत जो है 51। तो हम अभी 5वां स्थान पर आ गए हैं। हम अभी आगे हमें बहुत कुछ करना है ताकि हम इन जो बाकी देश है उसके श्रेणी में आ सके। अगर हम बात करें दोस्तों हाइड्रो पावर की बात करें तो ये एक रिन्यूएबल एनर्जी है, और कोशिश सभी देश का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हम एनर्जी जनरेट करें वो रिन्यूएबल एनर्जी होना चाहिए। अगर हम बात करें दोस्तों हाइड्रो पावर का, तो ये हाइड्रो पावर है क्या? तो ये बहते हुए या गिरते हुए पानी की जो ऊर्जा है उससे बिजली बनाया जाता है। अब सवाल ये उठेगा कि बहते हुए गिरते हुए पानी का मतलब क्या? तो दोस्तों हाइड्रो पावर के बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे कि एक होता है स्टोरेज हाइड्रो पावर, यानी कि आप क्या करो बाँध बना दो और पानी को जमा कर लो, और उसके बाद जो है वहाँ पर यंत्र लगा करके जो है इस इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करो। जैसे कि आप देख सकते हो भारत में भाखड़ा नंगल बाँध हो गया, टिहरी बाँध हो गया। तो ये सारे जो बाँध बनाए गए हैं, जो मेनली इसका वर्क यही है कि ये हाइड्रो पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करती है। एक जो तरीका होता है वो होता है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, यानी कि बिना बड़े जो हम रिसीवियर नदी के जो प्राकृतिक प्रवाह होता है उसी से बिजली बनाते हैं। कुछ-कुछ ऐसे नदी भी होती हैं जो नेचुरल तरीके से काफ़ी तेज़ रफ्तार से बहते हैं या काफ़ी ऊँचाई से नीचे भी गिरते हैं। तो हम उससे भी दोस्तों जो वहाँ पर क्या है मशीन लगा करके जो हाइड्रो पावर से जुड़े हुए तकनीक है उसका इस्तेमाल करके बिजली बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक होता है पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, यानी कि पीएसपी। इसमें क्या होता है कि हम जो है कुछ जो पानी है उतना ही हम छोड़ते हैं, जितना दिन में बिजली बना लिए उसका इस्तेमाल कर लिए, और रात में जो बिजली बनाएँ उसको हम यूज़ कर नहीं करके रखते हैं ताकि नेक्स्ट कभी जब माँग बढ़े तो उसका इस्तेमाल करें। इसको हम एक नेचुरल बैटरी भी कहते हैं। भारत के कुछ प्रमुख हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, अगर हम उसकी बात करें तो पहला हमारा जो भाखड़ा नंगल जो बाँध है वहाँ पर हमारा जो है हाइड्रो पावर लगा हुआ है, और ये सतलुज नदी पर बना हुआ है। दूसरा टिहरी है जो कि भागीरथी नदी पर बना हुआ है। सरदार सरोवर है जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध है जो महानदी पर बना हुआ है। नागार्जुन सागर है जो कि कृष्णा नदी पर बना हुआ है, और इडुक्की जो कि पेरियार नदी पर बना हुआ है। अगर हम बात करें दोस्तों भारत के कुछ ऐसे स्टेट हैं जो हाइड्रो पावर में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, वो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। भारत की अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो भारत रिन्यूएबल एनर्जी में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है, और फिलहाल हमारा रैंक दोस्तों तीसरा रैंक है विश्व में इन रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन में। ठीक है दोस्तों, भारत का लक्ष्य 2030 तक क्या है, नॉन फ्यूसल फ्यूल आधारित जो है उसकी कैपेसिटी जो है 500 गीगा तक पहुंचाना, ये हमारा जो है लक्ष्य है। अगर हम बात करें दोस्तों इसे जुड़े हुए, तो हमने कुछ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसको हमने शुरू किया है, और ये 2023 में हमने शुरू किया था। इसका एक ही उद्देश्य है कि ग्रीन हाइड्रोजन को उत्पादन बढ़ाना है, जो फॉसिल फ्यूल है उस पर निर्भरता को कम करना है, और नेट जीरो लक्ष्य को समर्थन देना है।
ठीक है दोस्तों, एक एसडीजी 7 है, ये हमारा जो यूएनओ है, उसकी एक ये एसडीजी 7 है, यानी कि इसका मतलब होता है अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी। इसका उद्देश्य यही होता है कि सभी को सस्ती और विश्वसनीय और स्वच्छ ऊर्जा जो है उपलब्ध कराना है, रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग जो है वो बढ़ाना है और एनर्जी एफिशिएंसी में भी सुधार लाना है। ये दोस्तों जो एसडीजी 7 है, ये संयुक्त राष्ट्र का ही एक गोल है, डेवलपमेंट गोल है, एसडीजी 7 के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट खबर है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है कि अमेरिकी नौसेना जो यूएस नेवी ने हवाई के जो द्वीप समूह के पास है, वो विश्व के सबसे जो बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास जो है, जिसको हम बोलते हैं रिमपैक, उसको इसने शुरुआत किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर दोस्तों, जो यूएस नेवी है उसने हवाई द्वीप में दोस्तों एक नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है, जिसका नाम है रिमपैक 2026। और ये जो रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज है, इसको हम बोलते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आखिर रिमपैक है क्या दोस्तों? तो ये एक कह सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा जो मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज में से एक है और ये सबसे बड़ा ही है, ठीक है? इसका आयोजन हर 2 वर्ष में जो है किया जाता है और इसका एक ही उद्देश्य होता है कि जो समुद्री सुरक्षा है उसको बढ़ाना है, मित्र देशों के बीच जो है समन्वय विकसित करना है, संयुक्त नौसैनिक अभियानों जो है उसका अभ्यास करना है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो है स्टेबिलिटी बनाया है। पहली बार दोस्तों इसका जो आयोजन है 1971 में किया गया था और वो हवाई आइलैंड द्वीप है, वहाँ पर किया गया था। एक बहुत ही अमेरिका का महत्वपूर्ण द्वीप है, हाइलैंड जो हवाई द्वीप आइलैंड बोलते हैं इसको। ये पैसिफिक ओशियन जो है उस रीजन में ये है और एक समुद्री क्षेत्र है, बहुत ही अमेरिका से दूर पड़ता है ये। अगर हम बात करें दोस्तों कि भारत की जो भागीदारी क्या है, तो भारत पहली बार 2014 में जो है वो रिमपैक में शामिल हुआ था और भारतीय नौसेना जो है नियमित रूप से जो है अपने युद्धपोत जो है उसके साथ यहाँ पर भाग लेती है। ये इंडो पैसिफिक क्या है दोस्तों? तो इंडो पैसिफिक वह सामरिक क्षेत्र है जो हिंद महासागर का भी क्षेत्र आता है, प्रशांत महाक्षेत्र जो सागर है उसका भी क्षेत्र यहाँ तक फैला हुआ है। ये विश्व के जो अधिकांश समुद्री व्यापारिक गतिविधियां हैं वो इन्हीं क्षेत्र से होकर के गुजरती है और इससे 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल क्षेत्र भी माना जाता है। इसलिए इंडो पैसिफिक जो रीजन है वो एक जियोपॉलिटिकल रूप से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है। अगर हम बात करें दोस्तों क्वाड की बात करें, तो क्वाड का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो कि 4 देशों ने मिलकर के इसको बनाया था, जो फिलहाल मेंबर हैं भारत है, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अगर दोस्तों हम बात करें यूएस इंडो पैसिफिक कमांड की बात करें, तो ये अमेरिका का सबसे बड़ा जो कॉम्बैटेंट कमांड है, जो यहाँ पर स्थित है, हवाई में स्थित है, जिसको होनोलुलु द्वीप बोलते हैं, होनोलुलु जगह है, वहाँ पर हवाई में वहाँ पर ये स्थित है। ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है ये कार्य क्या करता है? तो ये अमेरिकी सैनिक अभियानों का यहाँ से संचालन करता है, मित्र देशों के साथ जो है रक्षा सहयोग करता है और क्षेत्रीय सुरक्षा, खास करके जो समुद्री सुरक्षा है, वो इसका निगरानी भी करता है। जो मैरीटाइम सिक्योरिटी होती है, क्योंकि किसी भी देश के लिए जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो वो कार्य किस तरह से करता है? तो ये समुद्र में जो व्यापारिक जहाज़ों इसकी सुरक्षा करता है, जो समुद्री डकैती है उसको भी रोकता है, आतंकवाद को रोकने का काम करता है, समुद्री सीमाओं की ये सुरक्षा करता है। और एक होता है वर्ड, आपको पता होगा, ब्लू वाटर नेवी। ये क्या होता है? तो ये ऐसी नौसेना होते हैं जो विश्व के किसी भी महासागर में लंबी दूरी तक, लंबे समय तक जो है स्वतंत्र रूप से अभियान चला सकते हैं। खास करके ये जो है बड़े-बड़े एयरक्राफ्ट होता है, जो समुद्री एयरक्राफ्ट होता है, उस पर ये अभियान जो है चलाया जाता है। और इसमें जो है यूएसए है वो सबसे आगे है, क्योंकि यूएसए के पास जो दोस्तों जो एयरक्राफ्ट है बहुत ज़्यादा है। एयरक्राफ्ट कैरियर जो है सबसे ज़्यादा आपके पास जो है अमेरिका में मिलेगा और हर क्षेत्र में, हर जो इलाका है, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो, चाहे वो अफ्रीका हो, कहीं भी हर देश के जो समुद्री भाग है वहाँ पर कहीं न कहीं इसको तैनात करके रखा रहता है। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट है सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों, ये भी एक कह सकते हैं कि सी लॉक जो होता है वो समुद्री मार्ग है, जिनसे हम तेल, गैस, कंटेनर, खदान या जो वैश्विक व्यापार है उसका अधिकांश परिवहन जो होता है वो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के माध्यम से ही और इसी पर निर्भर करता है। तो ये जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है जिसको हम स्लॉक बोलते हैं, ये भारत के लिए स्लॉक क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्योंकि भारत अपना लगभग 95% जो विदेशी व्यापार है, वो अधिकांश जो ऊर्जा है उसी समुद्री मार्ग से करता है, तो इसलिए भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हिंद महासागर में इंडो पैसिफिक जो सुरक्षा है, उसमें भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा काफ़ी जुड़ी हुई है। आप जानते हैं कि हम इंडो पैसिफिक में जो खास करके इंडो पैसिफिक की बात करें, तो हिंद महासागर में हम जो है एक महत्वपूर्ण कंट्री हैं। बाकी सारे कंट्री छोटे-छोटे हैं, तो कहीं न कहीं हमारी जो ज़िम्मेवारी है, वो काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों? अगर हम बात करें हवाई आइलैंड की बात करें, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ये अमेरिका का 50वां राज्य है और इसकी राजधानी होनोलुलु है और यहाँ पर एक प्रसिद्ध बंदरगाह है जिसको हम पियर हार्बर बोलते हैं। शायद आप सुने होंगे, इसको पर्ल हार्बर बोलते हैं। ये क्यों महत्वपूर्ण है? अगर आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो आपने वहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो उसमें आपको पता होगा कि जो जापानी सेना है ना? जापानी सेना है, यही जो पर्ल हार्बर है, यहीं पर उसने अटैक कर दिया था
जिसके चलते जो अमेरिका है बौखला गया था और उसके बाद फिर अमेरिका ने जापान पर जो है न्यूक्लियर बम से अटैक कर दिया था। क्योंकि ये एक यूएस पैसिफिक फ्लीट है, ये आज से नहीं है, बहुत पहले से ही है और एक कह सकते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका एक फ्लीट है यहाँ पर, ठीक है। कह सकते हैं कि नौसैनिक अड्डा है, जो कि पूरे उस क्षेत्र की, उस रीजन को खास करके चीन की तरफ नियंत्रण, या फिर अगर हम बात करें रूस की तरफ, तो यहीं से ये सारे चीज़ निगरानी रखता है। और जापान जबकि बहुत ही छोटा देश था और उन्होंने जो है से इस पर अटैक कर दिया था और फिर इसके बाद जो है अमेरिका गुस्सा होकर के उस पर जो है परमाणु बम से अटैक कर दिया था। ये सब लोग जानते होंगे, ठीक है। पर्ल हार्बर क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों हमने देखा था कि 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया और इसके बाद फिर अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। ये भी हमने देखा अभी। विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है, वो आपको पैसिफिक ओशियन में ही मिलेगा, पैसिफिक ओशियन में ही है। और सबसे गहरा जो यहाँ पर महासागर है, यहाँ पर एक है मैरीना ट्रेंच, जिसको हम बोलते हैं मरीना गर्त बोलते हैं। ये इसी जगह पर स्थित है जो सबसे ज़्यादा डीप है। वो एरिया काफ़ी ज़्यादा डीप है और कह सकते हैं कि रिंग ऑफ फायर जो है, उसका अधिकांश भाग जो है वो इसी एरिया में स्थित है, कह सकते हैं। यानी कि जो पैसिफिक रीजन है, उसी में जो रिंग्स ऑफ फायर जो है ज़्यादा स्थित है और अनेक द्वीपीय देशों का यहाँ पर, छोटा-छोटा देशों का यहाँ पर एक समूह भी है। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट खबर देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट खबर है कि जो अभी-अभी हम आपने सोशल मीडिया या न्यूज़ में देखा होगा कि जो यूरोप है, वहाँ पर भीषण गर्मी पड़ रही है। कारण क्या है? ख़ास करके पश्चिमी यूरोप की बात करें, तो वहाँ पर इतना ज़बरदस्त का हीट वेव चल रहा है कि वहाँ पर कई लोगों की मृत्यु हो जा रही है और ख़ास करके हमने देखा है कि जो सड़कें हैं, वहाँ पर वो टूट रहे हैं। तो ये आखिर हो क्यों रहा है? अभी न्यूज़ में आया है कि जो पश्चिमी यूरोप है ना? वहाँ पर एक भीषण जो हीट वेव है, वो यहाँ पर चला है। तो उसका कारण क्या है? तो ऐसा बताया जा रहा है कि ओमेगा ब्लॉक की वजह से यहाँ पर हीट वेव शुरू हो गया है। ये ओमेगा ब्लॉक करता क्या है कि ये हाई प्रेशर कह सकते हैं कि एक ही जगह पर बनाए रखने का काम करता है ये ओमेगा ब्लॉक। यह इससे होता है क्या कि तापमान बढ़ जाता है, पानी होता ही नहीं। अगर हाई प्रेशर अगर कहीं जगह पर बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हवा ऊपर जा नहीं रहा है। हवा ऊपर जा नहीं रहा है, तो बादल बनेगा नहीं और जब बादल बनेगा ही नहीं, तो वर्षा होगा ही नहीं। तो यहाँ पर हाई प्रेशर बना हुआ है, यानी कि सारे के सारे जो एयर है, नीचे की तरफ दबे हुए हैं, ठीक है? ये इसका ओमेगा ब्लॉक की वजह से। और इससे हो क्या रही है कि जो गर्म हवाएँ हैं लगातार चल रही है, नीचे के सतह पे और इससे जंगलों में भी जो है आग का खतरा बढ़ गया है। ठीक है दोस्तों? अगर हम बात करें हीट हीट वेव की बात करें, तो हीट वेव अगर आईएमडी के अनुसार देखें, तो यदि मैदानी क्षेत्र में तापमान लगभग अगर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर हीट वेव है। सामान्य कह सकते हैं या फिर कहीं भी सामान्य तापमान से जहाँ का जो एवरेज तापमान है, वहाँ से 4.5 डिग्री से 6.5 डिग्री के आसपास अगर अधिक हो जाता है, तो फिर हीट वेव घोषित कर दिया जाता है। जबकि यूरोप की अगर हम बात करें, यूरोप के अगर हम देखा जाए, यूरोप के पर्पस में देखा जाए, तो यूरोप में 40 डिग्री बहुत मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि वहाँ सामान्य तापमान 30 डिग्री, 31 डिग्री, 32 डिग्री होती है। अगर आप मैक्सिमम 6.5 डिग्री और बढ़ा दोगे, तो 37-38 डिग्री ही वहाँ तक कैपेसिटी है। इसके बाद तो फिर वो क्या हो जाएगा, तो 38 डिग्री पे ही जो है कह सकते हैं कि 38 डिग्री पे ही हीट वेव घोषित हो जाता है। लेकिन भाई साहब यहाँ तो 40 डिग्री पार कर जा रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बहुत ही एक्स्ट्रा लेवल का जो है हीट वेव यहाँ पर शुरू हो गया है। ठीक है दोस्तों? अगर हम बात करें, यदि तापमान सामान्य से 6.5 डिग्री से भी अधिक बढ़ जाए, तो फिर वहाँ पर सेवियर हीट वेव ही मानी जाती है और यही स्थिति जो है दोस्तों यूरोप में भी बना हुआ है, सेवियर हीट वेव का स्थिति बना हुआ है। हमने बात किया था ओमेगा ब्लॉक, तो आखिर ये होता है क्या? हमने बताया कि ओमेगा ब्लॉक आ गया है यूरोप में, उसी के कारण से जो है वहाँ पर हीट वेव जो है वो शुरू हो गया है। तो आखिर जो ये ओमेगा ब्लॉक है, ये है क्या दोस्त? ये ओमेगा ब्लॉक एक विशेष प्रकार का एटमॉस्फेरिक ब्लॉकिंग पैटर्न है। जब जेट स्ट्रीम का प्रवाह जो है ग्रीक अक्षर में ओमेगा जैसा आकार बना लेता है, तो इसे अमोगा ओमेगा ब्लॉक कहते हैं। और ये स्थिति दोस्तों, इससे क्या होता है कि हाई प्रेशर सिस्टम जनरेट हो जाता है एक बीच में और दोनों तरफ लो प्रेशर सिस्टम जनरेट होता है। तो फ्रांस जो दोस्तों एक जगह है, खास करके पश्चिमी यूरोप का महत्वपूर्ण देश है, यहाँ पर यही हो रहा है कि वहाँ पर जो अधिकांश भाग है, वहाँ पर हाई प्रेशर बन गया है, ठीक है? और उसके पास वाले जो देश हैं, वहाँ पर लो प्रेशर है, उसके आस-पास वाले देश वाले में लो प्रेशर है। तो इस तरफ ठंडा है, बारिश भी हो रहा है, इस तरफ भी ठंडा बारिश हो रहा है। लेकिन जो फ्रांस जो खास करके बीच में है, वहाँ पर ये हाई प्रेशर बन गया है, यानी ओमेगा आकार का स्थिति बन गया है और इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये ओमेगा ब्लॉक है, उसमें वो फँस चुका है फ्रांस और इसीलिए फ्रांस में आप देख रहे होंगे कि हीट वेव के कारण बहुत सारे मौतें हो रही हैं। ठीक है दोस्तों? अगर हम बात करें ये ओमेगा ब्लॉक कैसे बनता है, तो जब जेट स्ट्रीम सामान्य मार्ग से हट जाता है, हाई प्रेशर के बीच में स्थिर में हो जाता है और आस-पास जो देखते हैं कि लो प्रेशर चलता है और बीच में हाई प्रेशर आ जाता है, तो फिर ये बनता है या फिर बादल प्रक्रिया जो है बनने की वो रुक जाती है बिल्कुल सही। तो फिर इस स्थिति में जो है ओमेगा ब्लॉक बनता है। जेट स्ट्रीम की बात करें दोस्तों,
तो ये पश्चिमी विक्षोभ को प्रभावित करता है, जेट स्ट्रीम, और मानसून की जो प्रगति है उस पर भी प्रभाव डालता है। चक्रवातों की जिस दिशा है उसको भी प्रभावित करता है, और जो विमान और एविएशन है उसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमने एक वर्ड सुना होगा, फिलहाल में हमने देखा है, अल नीनो और ला नीनो वर्ड है ना, अल नीनो और ला नीना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है। और ये अभी जो पूरे विश्व में इसी बात पर चर्चा है कि क्या अल नीनो और ला नीना का सुपर जो वर्जन है वो चल रहा है क्या? तो इस पर देखेंगे, एक नज़र हम डालते हैं कि आखिर जो अल नीनो है वो क्या है? तो ये प्रशांत महासागर का गर्म होना अल नीनो कहलाता है। भारत में मानसून कमज़ोर पड़ सकता है और हीट वेव की संभावना बढ़ सकता है। अगर अल नीनो आ गया है तो इससे प्रशांत महासागर जो है वो गर्म हो सकता है। भारत में जो मानसून है वो कमज़ोर पड़ सकता है और हीट वेव की संभावना बढ़ सकती है। अभी तो स्थिति यही देख कर के लग रहा है कि अल नीनो है, या आप कह सकते हो कि सुपर अल नीनो है, ठीक है? दूसरा होता है ला लीना, ठीक है दोस्तों? ये प्रशांत महासागर ठंडा हो जाता है, भारत में समान या उससे अधिक वर्षा की संभावना होती है और तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है। तो ला लीना तो किसी तरह से नहीं दिख रहा है। अभी अगर हमें देखा जाए तो जो स्थिति बना हुआ है पूरे विश्व में, वो ला लीना की तो स्थिति नहीं बना हुआ है, लेकिन अल नीनो की स्थिति बिल्कुल बना हुआ है, या आप सुपर अल नीनो बोल सकते हो कि सुपर अल नीनो की भी जो स्थिति है वो बना हुआ है। क्योंकि हर देश में जो है गर्मी बढ़ चुकी है, मानसून कमज़ोर पड़ चुका है, भारत में भी मानसून कमज़ोर पड़ चुका हुआ है। और हीट वेव देखो, जहाँ नहीं आता था कभी यूरोप, वहाँ पर हीट वेव चल रहा है। तो इससे क्या कह सकते हैं कि सुपर अल नीनो तो आ ही गया है ना, ला नीना तो है ही नहीं। ला नीना आता, ये तो ठंड के ही टाइम में आते हैं काफ़ी, तो वो आगे हम देखेंगे कि क्या सुपर ला नीना भी आने वाला है, लेकिन सुपर अल नीनो तो बिल्कुल आ गया है, ठीक है दोस्तों? और ध्यान दें, ओमेगा ब्लॉक अल नीनो के अलग-अलग वायुमंडलीय प्रक्रियाएँ हैं, लेकिन दोनों मौसम को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? अगर हम बात करें दोस्तों, आईपीसीसी क्या है, ठीक है? ये जो हमारे जो क्लाइमेट है उस पर ये ध्यान रखती है। आईपीसीसी वो एक संस्था है और इसकी स्थापना 1998 में किया गया था। इसका पूरा नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, और इसकी जो शुरुआत है संयुक्त रूप से कब किया गया था? ये इसके साथ ही किया गया था, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनपी के साथ ही किया गया था। अगर हम बात करें इसका कार्य क्या है, तो ये क्लाइमेट चेंज पर वैज्ञानिक जो आकलन, उसका रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित करता है। सरकारों की जो नीति निर्माण है उसका वैज्ञानिक आधार उपलब्ध करता है, और आईपीसीसी स्वयं शोध नहीं करता बल्कि उपलब्ध वैज्ञानिक जो जानकारी है उसका मूल्यांकन करता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें अर्बन हीट आइलैंड की बात करें, जो अभी हम देखते हैं कि बहुत तेज़ी से शहरों का विकास हो रहा है, तो यहाँ शहरों में अर्बन हीट जो आइलैंड है उसकी स्थिति बना रहता है। जब इससे क्या होता है कि जब शहरों का तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक हो जाता है, तो उसको हम अर्बन हीट आइलैंड भी कहते हैं। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि बहुत सारे शहर जहाँ पर बहुत सारे बिल्डिंग बनते हैं, कंक्रीट की इमारतें बन रहे हैं, डामर की सड़कें हैं, हरियाली न के बराबर है, और दुनिया भर के गाड़ी और उद्योग धंधे लगे हुए हैं। तो ये जो एरिया, मान लीजिए कि ये आपका सिटी है और इस तरफ विलेज है और इस तरफ विलेज है, तो इस तरफ यहाँ पर आपका काफ़ी ज़्यादा गर्मी में देखने को मिलेगा अपेक्षाकृत ये गाँव से। तो ये स्थिति को ही हम अर्बन हीट आइलैंड बोलते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें यूरोपियन क्लाइमेट का, तो यूरोप का अधिकांश भाग जो सामान्यतः वो समशीतोष्ण है वाला क्षेत्र है, ठीक है? तो यहाँ पर जो गर्मी है वो न के बराबर होती है, ज़्यादातर समय जो है यहाँ पर ठंडा ही आपको देखने को मिलता है। भारत में देखा जाए तो कुछ हीट एक्शन प्लान भी लिया गया है। भारत में कई राज्यों और शहरों में जो है हीट एक्शन प्लान लागू किया गया है, और अहमदाबाद खास करके हीट एक्शन प्लान जो भारत का पहला व्यापक और हीट वेव मैनेजमेंट मॉडल माना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, जो भारत सरकार ने महाराष्ट्र में भारत के पहले जो ऑफशोर एयरपोर्ट है, उसको विकसित करने का मंजूरी दे दिया है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। भारत सरकार ने महाराष्ट्र में भारत के जो पहले ऑफशोर एयरपोर्ट है, उसको विकसित करने की मंजूरी दे दी है, और यह एयरपोर्ट जो मुंबई महानगर क्षेत्र यानी कि एमएमआर के पास जो है, समुद्र में कृत्रिम भूमि पर जो है ये इसको विकसित किया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों। इसका एक ही उद्देश्य है दोस्तों कि जो मुंबई के बढ़ते एयर ट्रैफिक है उसको दबाव को कम करना है, और भविष्य की जो हवाई यात्रा है उसको मांग को पूरा करना है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एविएशन है उसको विकसित करना है। दिमाग में आपको ये आ रहा होगा कि ये जो ऑफशोर एयरपोर्ट है ये होता क्या है? दोस्तों, ऑफशोर एयरपोर्ट जो होता है एक ऐसा हवाई अड्डा होता है, एयरपोर्ट होता है, जो समुद्र के भीतर स्थित होता है। यहाँ पर जो है कोस्ट से कुछ दूरी पर होता है, और जो कृत्रिम द्वीप है उस पर इसको बनाया जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों बनाया जा रहा है भाई? तो क्या होता है दोस्तों कि जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पर भूमि की कमी होती है, या जो भूमि है भी तो काफ़ी कॉस्टली होता है, उसका अधिग्रहण नहीं हो पाता है। नॉइज़ जो पॉल्यूशन है वो भी कहीं न कहीं शहर के लिए एक नुकसानदायक होता है, तो उसको कम करना होता है। भविष्य में जो विस्तार की सुविधाएँ हैं
उसको देखते हुए शहर से दूर बनाया जा रहा है। अधिक रनवे की बनाने की संभावना जो है शहर में नहीं हो पाती है, तो कहीं न कहीं हम अपने जो हिसाब से जो है समुद्र में जो है एक रनवे बना सकते हैं। शहरों की जो ट्रैफ़िक दबाव है उसको कम कर सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो बढ़ती जनसंख्या के कारण जो है ख़ास करके शहरों में, तो हम उस तरह से शिफ्ट होकर के हम जो है समुद्र के जो भीतर है, जो समुद्री इलाका है, जो तट से जुड़े हुए सिटी है, वहाँ पर इस तरह के जो ऑफशोर एयरपोर्ट है वो बनाए जा रहे हैं। और कहीं न कहीं इसमें लागत भी कम आएँगे, क्योंकि आपका जो ज़मीन अधिग्रहण की जो सबसे बड़ी समस्या होता है, तो ये इससे आप वंचित हो जाएँगे ते हैं या बहुत सारे टाइम लगते हैं, तो यहाँ पर आपको वो नहीं लगेंगे, समय पर सारे काम हो जाएँगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कुछ ऐसा नहीं है कि ये पहली बार जो ऑफशोर एयरपोर्ट है वो भारत में ही बन रहा है, नहीं। इससे पहले भी विश्व के कुछ प्रमुख ऑफशोर एयरपोर्ट हैं, जैसे कि हम बात करें कांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि जापान में स्थित है। ये भी कृत्रिम द्वीप पर बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत द्वीप है और यहाँ पर जो है इसको मानो कह सकते हैं कि एक आर्टिफिशियल द्वीप है और यहाँ पर इसको जो है निर्माण किया गया है। उसी तरह से हम बात करें हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि एक चेक लैपकॉक आइलैंड पर विकसित है और ये भी कहीं न कहीं जो है आर्टिफिशियल आइलैंड है और यहीं पर इसको बनाया गया है। उसी तरह से चुबू कह सकते हैं कि सेंट्रल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि जापान में बनाया गया है, ये समुद्र में जो है निर्मित है और ये जापान के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक भी है, ठीक है दोस्तों? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों हमारे ऑफशोर एयरपोर्ट हैं विश्व के कई अन्य प्रमुख देशों में, ठीक है दोस्तों? अगर हम बात करें कि जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होता है वो क्या होता है? अभी आप सुन रहे होंगे कि भारत में भारत सरकार द्वारा और ख़ास करके अडानी समूह द्वारा जो दोस्तों ये भारत में जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है उसका निर्माण तेज़ी से किया जा रहा है। ये पूरी तरह से नई भूमि पर एक शुरू से बनाया हुआ ग्रीनफील्ड जो एयरपोर्ट है उसको हम बोलते हैं, ठीक है दोस्तों? उदाहरण के लिए जो नोएडा में जो जेवर एयरपोर्ट हाल ही में उसका उद्घाटन हुआ है, वो भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के कैटेगरी में आता है या फिर जो नवी मुंबई में जो अडानी जी ने बनाया है, वो भी जो है दोस्तों ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में आता है या फिर जो मोपा गोवा में बना है, ये भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के अंतर्गत आता है। कुछ जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्ट हैं, जो हमें फँसा सकते हैं वो कि जो ऑफशोर एयरपोर्ट है वो समुद्र में बनाया जाता है, तो जी बिल्कुल। यह एक आर्टिफ़िशियल आइलैंड पे विकसित किया जाता है, हाँ बिल्कुल। और क्या ये एआई की स्थापना 1995 में किया गया था? हाँ, ये हो गया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना 1995 में किया गया था। डीजीसीए की नियामक संस्था है, एयरपोर्ट ऑपरेटर नहीं है। बिल्कुल, ये सही बात है कि जो डीजीसीए है ये कंट्रोल करता है ना कि एक ये एयरपोर्ट ऑपरेटर है ये ऑपरेट करता है, बिल्कुल नहीं। इसका कोई काम नहीं है ऑपरेट करना। उड़ान योजना जो है इसको 2016 में शुरू किया गया था, बिल्कुल। जो ग्रीनफ़ील्ड एयरपोर्ट है वो नई भूमि पर बनता है। हाँ जी, बिल्कुल नई भूमि पर बनता है। ब्राउनफ़ील्ड एयरपोर्ट पुराने एयरपोर्ट का विस्तार है। हाँ, बिल्कुल सही है। और भारत जो मुंबई भारत का सबसे व्यस्तम जो एविएशन हब है, हाँ, क्योंकि मुंबई दुनिया का नहीं भारत का भी एक आर्थिक राजधानी है और दुनिया भर के जो कंपनी है, कहीं न कहीं यहाँ पर जो है आते हैं, मीटिंग करते हैं। इसी तरह से यहाँ देखा जाए तो इंटरनेशनल फ्लाइट की संख्या काफ़ी होने के कारण ये एक व्यस्तम एविएशन हब भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है। भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर वो अभी दक्षिण कोरिया में गए हैं और वहाँ पे एक जेजू आइलैंड में जो एक आयोजित किया गया है जेजू फोरम, वहाँ पर उन्होंने जो है संबोधन किया है भारत की तरफ से और ये जो जेजू फोरम है वो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी पर काम करते हुए इस बार जो है उसको आयोजन कर रही है। उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है उसमें शांति और स्थिरता और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो है उसको करना होगा और ख़ास करके जो मुक्त और सुरक्षित जो समुद्री मार्ग है, उसको हमें खोलना होगा। और हम देखेंगे दोस्तों कि जो भारत और दक्षिण कोरिया का सहयोग है, हर तरह के क्षेत्र में काफ़ी दोनों की साझेदारी जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ भी रहा है और हमारा एक पौराणिक संबंध भी रहा है। जेजू फोरम की बात करें दोस्तों तो ये फोरम बेसिकली जो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी पर काम करती है और ये एशिया का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संवाद मंच है। जिस तरह से दावोस जो है, वहाँ पर जिस तरह से इकोनॉमिक जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर बात होती है, उसी तरह से जेजू फोरम है, यहाँ पर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को लेकर के बात होती है और ये एशिया का एक प्रमुख कह सकते हैं कि इंटरनेशनल डायलॉग फोरम है, ठीक है? यहाँ पर विभिन्न देशों के जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री या जो विशेषज्ञ हैं, वो आते हैं और अपने जो संबंधित विषय है, उस पर चर्चा करते हैं। जेजू आइलैंड की बात करें दोस्तों तो ये दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा द्वीप है और यहाँ पर एक ज्वालामुखी है और ये ज्वालामुखी द्वीप है और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसको माना जाता है और ये एक प्रमुख पर्यटन का केंद्र भी है, ठीक है दोस्तों? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें कूटनीति संबंध की बात करें अगर हमारा दक्षिण कोरिया के बीच, तो भारत और दक्षिण कोरिया के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध 1973 में स्थापित हुआ था और हम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 2010 से बने थे और 2015 में इसे बढ़ाकर हमने स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किया था, ठीक है दोस्तों? भारत दक्षिण कोरिया की व्यापार की बात करें तो हम बहुत बड़े प्रमुख कह सकते हैं कि साझेदार के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि दक्षिण कोरिया भारत का एक प्रमुख निवेशक देश भी है और भारत में निवेश करने वाली प्रमुख जो कोरियाई कंपनी आप देखे होंगे, आपके हाथ मोबाइल
पड़े रहते हैं सैमसंग का, तो वो भी आपके ये दक्षिण कोरिया के ही हैं। हुंडई जो कि कार बनाती है, किया जो कि कार बनाती है, एलजी जो कि आप टीवी, आप लैपटॉप देखते हैं वो बनाता है, पोस्को जो है, ये सारे जो महत्वपूर्ण आप जो देख रहे हैं, ये सारे के सारे दक्षिण कोरिया की कंपनी है और भारत में इसका जो स्थान है बहुत बड़ा स्थान है। आपने ये भारत की जो मार्केट है सब इन्हीं लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो कह सकते हैं कि दक्षिण कोरिया का हमारा जो संबंध है बहुत ही कह सकते हैं बहुत बड़ा संबंध हो चुका है। अगर हम बात करें दोस्तों, भारत भी कोशिश करता है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं या फिर हमारे आस-पास के जो एशियाई देश हैं उसके साथ संबंध अच्छा हो। उसी को लेकर के हमने एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाया था और हमने ये 2014 में शुरू किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसका उद्देश्य यही था कि जो पूर्वी और दक्षिणी या पूर्व एशिया संबंध जो उसको मजबूत करना है, व्यापार बढ़ाना है, सुरक्षा सहयोग करना है, कनेक्टिविटी और इंडो पैसिफिक में भारत की भूमिका को मजबूत करना है। उसी तरह से हमारा एक जो संगठन है बिम्स्टेक और हम इसके मेंबर हैं, ये बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है। इसका जो स्थापना है 1997 में किया गया था और मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में है। इसमें टोटल 7 देश आते हैं, जो कि भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। पहले इसमें बिम्स्टेक में पाकिस्तान भी था, जो बाद में इसको हटा दिया गया था। ठीक है दोस्तों? अगर बात करें दोस्तों, कुछ इसी तरह से संस्था है जिसको हम बोलते हैं एशियन और ये एक तरह से देखा जाए तो एसोसिएशन ऑफ साउथर्न एशियन नेशन है और इसकी स्थापना 1967 में बैंकॉक में किया गया था। इसका जो मुख्यालय वो जकार्ता में है, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। अभी ये में देखा जाए दोस्तों, तो प्रमुख रूप से 10 सदस्य देश हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है, बल्कि डायलॉग पार्टनर ज़रूर है। ठीक है दोस्तों? अगर हम बात करें ईस्ट एशिया समिट यानी कि ईएस, तो इसकी स्थापना 2005 में किया गया था और इसमें टोटल 10 एशियन देश और प्लस भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस हैं। कुल टोटल 18 देश इसमें शामिल हैं। ठीक है दोस्तों? और ये काफ़ी महत्वपूर्ण कर सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइज़ेशन है जो अपनी भूमिका जो है हमेशा दिखाने में कामयाब रहती है। हमने देखा है कि हाल ही में इसका जो है एक मीटिंग हुआ था जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे। ठीक है दोस्तों? इंडो पैसिफिक में भारत के महत्व की बात करें तो हिंद महासागर का हम एक प्रमुख देश हैं और विश्व की प्रमुख जो समुद्री व्यापार है उसका जो मार्ग है उस पर हमारा नियंत्रित है और हम क्वाड का भी सदस्य हैं और हमारा एक सागर विजन है, हम उसका समर्थक भी हैं और ब्लू इकोनॉमी को हम बढ़ावा देने वाले देशों में शामिल हैं। ये सागर विजन है क्या दोस्तों? तो सागर विजन सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन, इसका सागर विजन इसको हम पूरा नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत 2015 में किया गया था और इसका उद्देश्य यही था कि जो समुद्री सुरक्षा है उसको बढ़ाना है, क्षेत्रीय सहयोग, ब्लू इकोनॉमी और आपदा जो राहत समुद्री सुरक्षा है मार्ग उसको तटस्थ करना है। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट खबर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। असम में एक नई जो भूमिगत गुफा में रहने वाली मछली की जो प्रजाति है, उसकी खोज की गई है, जिसको हम गिचक नकना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिचक नकाना, ठीक है? और ये असम में खोजी गई है। ये ऐसा प्रजाति है जिसका आँख नहीं है, कह सकते हैं। बिना आँख वाली मछली जिसका आँख ही नहीं है, ठीक है? ख़ास बात है कि इसमें आँख नहीं है और क्योंकि ये अंधेरे और भूमिगत जल तंत्र में रहती है, तो इसलिए और इसका नाम रखा गया है घिचक नकाना। काना बोल सकते हो या नकाना बोल सकते हो। काना इसलिए कि इसका आँख नहीं है, तो याद रखने का ये भी तरीका है काना, यानी घिचक नकाना, ठीक है? और हम देखा जाए दोस्तों तो कैटफ़िश क्या होती है, जो गुफ़ाओं में रहती है, वो कैटफ़िश क्या होती है? तो कैटफ़िश ऐसी मछली होती है जो गुफ़ाओं या भूमिगत जल स्रोतों में रहती है और इनमें सामान्यतः आँख का अभाव होता है, ये रंगहीन शरीर होते हैं, स्पर्श और गंध की अधिक क्षमता होता है, धीमी ग्रोथ होता है, कम भोजन में भी जीवित रहने की क्षमता होता है। और कह सकते हैं दोस्तों घिचक नकाना इतना ख़ास क्यों है? तो क्योंकि ये एक भूमिगत मछली है और इसमें आँखें नहीं हैं और ये अंधेरे वातावरण में रहने के लिए विकसित हुआ है और ये असम की जो जैव विविधता है उसको एक समृद्ध बनाता है। ये दिखाती है कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, अभी भी कई स्पेसीफ़िज़ खोज जाना बाकी है। बहुत सारे अगर आप वहाँ पर रिसर्च चलाएँगे, सर्च चलाएँगे, तो बहुत सारे स्पेसीज़ जो हैं, वहाँ पर आपको मिल सकते हैं। तो ये एक संभावना जो है उसको उजागर करती है। ठीक है दोस्तों? अगर हम बात करें एंडेमिक स्पेसीज़ क्या होते हैं खास वैसे प्रजाति जो केवल एक ही विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पेसीज़। खास करके आप उदाहरण की बात करें तो जैसे संगाई डियर जो कि सिर्फ़ मणिपुर में ही मिलेगा आपको और पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर हम बात करें ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो ये रिसर्च वाला काम करती है, इसकी स्थापना 1916 में हुआ था, मुख्यालय कलकत्ता में है। ये भारत के जो जीव-जंतु है उसका सर्वेक्षण, पहचान और वर्गीकरण करके उसकी संरक्षण का जोड़ा हुआ अध्ययन करता है। ठीक है दोस्तों? अगर हम बात करें कार्स्ट इकोसिस्टम क्या होता है, तो जो कार्स्ट इकोसिस्टम है मुख्यतः ये लाइमस्टोन रॉक वाले क्षेत्र में बनाता है। खास करके जो गुफाएँ या भूमिगत नदी वगैरह है, वहाँ पर जो जीव-जंतु होती है, उसकी एक इकोसिस्टम होता है जिसको हम कार्स्ट इकोसिस्टम कहते हैं।
नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें कुछ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है 2002 में आया था, इसमें भारत में जो जैव विविधता संरक्षण के लिए एक प्रमुख कानून बनाया गया था और इसके अंतर्गत जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है वो आता है, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है वो अभी आता है। अगर हम बात करें असम बायोडाइवर्सिटी, तो ये असम के जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो बायोडाइवर्सिटी रिच स्टेट है वो यहाँ पर लाया गया था, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर कुछ जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसको यहाँ पर रेखांकित किया गया था। खास करके अगर हम बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क या फिर मानस नेशनल पार्क या फिर डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क या फिर औरंग नेशनल पार्क या फिर नमेरी नेशनल पार्क, ये महत्वपूर्ण जो है नेशनल पार्क हैं जो काफ़ी रिच कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़ आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 30 जून को विश्व भर में इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे मनाया गया है। 30 जून को पूरे विश्व में इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे मनाया गया है और इसका उद्देश्य यही है जो एस्टेरॉयड के बारे में जागरूकता पैदा करना है, पृथ्वी से टकराने वाले जो संभावित एस्टेरॉयड है उसके खतरों को समझाना है, जो प्लेनेटरी डिफेंस पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना है। और 30 जून ही क्यों चुना गया है? तो 30 जून 1908 को रूस के साइबेरिया में विश्व की सबसे बड़ी जो ज्ञात एस्टेरॉयड की घटना जो हुआ था, जिसको हम तुंगसुका इवेंट भी कहते हैं। ये आप इसको नोट कर लो दोस्तों, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रूस में जो दोस्तों आज से करीब 120 साल पहले एक इवेंट घटना हुआ था जिसको हम तुंगसिका इवेंट बोलते हैं। यहाँ पर एक एस्टेरॉयड गिरा था और इस घटना में लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर जो जंगल है वो नष्ट हो गया था और इसी घटना के स्मृति में हम प्रत्येक वर्ष 30 जून को दोस्तों इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे मनाते हैं। ये एस्टेरॉयड होता क्या है दोस्तों? तो एस्टेरॉयड छोटे-छोटे चट्टानों के पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इनका अधिकांश भाग मार्स और जुपिटर के बीच में स्थित होता है। और जब आप देखोगे कि जो मार्स होता है और जो जुपिटर होता है इसके बीच की जो एक जगह है उसको हम एस्टेरॉयड बेल्ट भी कहते हैं। तो कह सकते हैं कि एस्टेरॉयड बेल्ट में भी ये पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये एस्टेरॉयड बेल्ट है क्या? तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में स्थित एक अधिकांश जगह है जिसको हम एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर आपको जो है एस्टेरॉयड देखने को मिलेगा। ये हो गया आपका सूर्य और ये मार्स हो गया और ये जुपिटर हो गया और इसके बीच में ही दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है एस्टेरॉयड बेल्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। कुछ वर्ड आते हैं जो आपको जैसे एस्टेरॉयड हो गया या फिर मेटेओर हो गया या फिर मेटेओराइट हो गया। तो एस्टेरॉयड क्या होता है? तो अंतरिक्ष में चट्टानी पिंड होता है और स्पेस में ही रहता है, तब तक तो उसको एस्टेरॉयड बोलेंगे। मेटियोर जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला चमकता पिंड होता है और ये शूटिंग स्टार कहलाता है। अभी तक नीचे आया नहीं है, ऊपर ही वो है लेकिन चमक रहा है और दिखाई दे रहा है। और मेटेरॉयड जो भाग पृथ्वी की सतह तक पहुँच जाता है और पृथ्वी पर गिरता है तो उसको हम मेटेरॉयड बोलते हैं। तो ये वर्ड कन्फ्यूजन करता है बहुत सारे एग्जामों में, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना कि एस्टेरॉयड जो अंतरिक्ष में एक चट्टानी पिंड है, अभी नीचे गिरा नहीं है, वो चट्टान में जो चट्टान के रूप में ही अंतरिक्ष में है। और जो मेटेओर जो कि चट्टान जो आपको अंतरिक्ष में टूटते हुए दिखाई देगा, आपको चमकीला पिंड की तरह चमकते हुए दिखाएगा, आप उसको शूटिंग स्टार भी बोलते हो कि ये तारा टूट गया है। आपको लगता है कि हमने कुछ मन्नत माँगा और वो हमने देखते हुए तारे को तो वो पूरा हो जाता है, तो टूटते हुए तारे को, तो ये एक्चुअली ये मेटेओर ही होते हैं। और जो मेटेरॉयड कब बनेंगे? जब वो पृथ्वी तक पहुँच जाएँगे, पृथ्वी पर गिर जाता है, तो उसको हम मेटेरॉयड कहते हैं। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट जिसको हम एनईओ कहते हैं, तो ये ऐसे एस्टेरॉयड या कॉमेट जिनकी कक्षा पृथ्वी की कक्षा के पास से गुजरती है, उन्हें हम नियर अर्थ ऑब्जेक्ट यानी कि एनईओ कहते हैं और इनमें कुछ भविष्य में पृथ्वी से टकरा भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कॉमेट और एस्टेरॉयड में क्या अंतर है, तो जो एस्टेरॉयड होता है वो चट्टान और धातु से बने होते हैं और ये पुच्छ नहीं होता है ये, ठीक है? ये एस्टेरॉयड बेल्ट में अधिक मिलते हैं, लेकिन जो कॉमेट होते हैं ये बर्फ हो गया, धूल या गैस से बने होते हैं और सूर्य के पास आने पर ये टेल बनते हैं, पुच्छ की तरह बनते हैं, जैसे कि कुपिकर बेल्ट हो गया या फिर ओरेट क्लाउड से भी ये आते हैं। एक पोटेंशियली हाइड्रोज एस्टेरॉयड जो है ये एक कह सकते हैं कि ऐसे जो नियो जिनके पृथ्वी निकट आने की संभावना, भविष्य में टकराने की संभावना अधिक है, उसको हम पोटेंशियली हाइड्रोजस एस्टेरॉयड बोलते हैं, पीएच बोलते हैं और इस पर जो है नासा और अन्य स्पेस एजेंसी जो है निगरानी बराबर रखती है क्योंकि संभावना ज़्यादा है कि ये पृथ्वी से टकरा सकती है, एकमात्र एस्टेरॉयड, ठीक है? अगर हम बात करें दोस्तों प्लेनेटरी डिफेंस, तो ये पृथ्वी को एस्टेरॉयड और अन्य अंतरिक्षीय पिंडों की जो संभावित टक्कर है उससे बचाने की एक वैज्ञानिक तकनीकी है, उसी को हम प्लेनेटरी डिफेंस कहते हैं और इसका काम ही है जो एस्टेरॉयड उसको पहचान करना है, उनकी कक्षा का अध्ययन करना है और संभावित टक्कर का जो है पूर्वानुमान करके आवश्यकता पड़ने पर उसका दिशा भी बदलना है। नासा और जो डीमार्ट मिशन है, ये आप देखते हैं कि जो डार्ट मिशन है ये डबल एस्टेरॉयड रिडक्शन मिशन है, टेस्ट है। इसका जो लॉन्च है 2021 में किया गया था और इसका उद्देश्य यही है कि जो एस्टेरॉयड की दिशा है उसका बदलना
बदलने का मतलब कुछ न कुछ तकनीक विकसित करना है ताकि अगर वो कभी खतरा बने तो उसकी जो है हम दिशा को बदल सकें, ठीक है? और हमने ये उपलब्धि 2022 में नासा के जो डिमोफो एस्टेरॉयड की कक्षा में सफलतापूर्वक बदल दिया था, तो ये हमने प्रयोग किया था, ये हमारा पहला प्रयोग था, ठीक है दोस्तों? अगर हम बात करें जो टुंगुस्का इवेंट है जो कि 1908 में हुआ था, ये साइबेरिया वाला जो भाग है रसिया में वहाँ पर हुआ था, 30 जून 1908 को। कारण था एस्टेरॉयड या मेटेरॉइड का एक्सप्लोजन, लाखों पेड़ नष्ट हो गए थे और ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी दर्ज जो है एयरबर्स्ट भी कहलाता है। एक इसी तरह की घटना हुआ था जिसको हम चिक्लू एस्टेरॉयड बोलते हैं, ठीक है दोस्तों? लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पहले ऐसा माना जाता है कि एक विशाल जो एस्टेरॉयड है वर्तमान के जो मैक्सिको जो कि युकुटन पेनिनसुला है वहाँ से टकराया था, ठीक है दोस्तों? और इसमें डायनासोर या मार्स एक्सटेंशन का जो इवेंट माना जाता है, ठीक है दोस्तों? अगर हम बात करें नासा का तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस ये एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अमेरिका का एक प्रमुख बॉडी है। इसका स्थापना 1958 में किया गया था और मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अगर हम बात करें इसरो का और एस्टेरॉयड रिसर्च की तो इसरो भी कहाँ पीछे है, इसरो भी जो है स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस जो है एक प्रोग्राम चलाता है। इससे अंतरिक्ष निगरानी से संबंधित कार्यक्रम जो है उस पर कार्य करता है और भारत का एक नेत्रा प्रोग्राम है, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एनालिसिस, अंतरिक्ष में मौजूद ऑब्जेक्ट्स की निगरानी ये करता है। तो हम याद रखेंगे क्या कि जो इसरो का कौन-सा प्रोग्राम है, तो नेत्रा प्रोग्राम है, भारत सरकार का या इसरो का है, जो क्या करता है, तो जो स्पेस से जो ऑब्जेक्ट्स हैं उस वो आ रहा होता है, उसको ट्रैकिंग या एनालिसिस करता है। अगर हम बात करें इसरो की कुछ स्पेस मिशन की, तो हमने चंद्रयान किया था, जो चंद्रमा पर जल की खोज किया था। चंद्रयान 2 जो मून ऑर्बिटर और लैंडर को वहाँ पर लाया था। चंद्रयान 3 जो कि सॉफ्ट लैंडिंग कराया था और मंगलयान हो गया, आदित्य L1 हो गया, स्पैडेक्स हो गया, गगनयान और निसार। गगनयान जो अभी होने वाला है, हमारा ये पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट खबर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। केरल के जो एथलीट्स हैं एक जिनका नाम है एनसी सजोन, ठीक है? इन्होंने महिलाओं की जो लॉन्ग जंप है उसमें जो अंजू बॉबी जॉर्ज है उसका ये लगभग रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 22 साल पुराना रिकॉर्ड इन्होंने जो अंजू बॉबी जॉर्ज है उनका ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है और एक नया रिकॉर्ड इन्होंने स्थापित किया है और ये उपलब्धि भारतीय एथलीट्स के इतिहास में एक महत्वपूर्ण जो है मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि ये जो नए आए हैं ये बहुत ही कह सकते हैं कि 22 साल जो पुराने रिकॉर्ड था उनको तोड़ करके उनके जगह पर इन्होंने लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो ओलंपिक गेम होगा, एक पदक भारत का इसमें बनता है। ये अंजू जो बॉबी कह सकते हैं कि जो जॉर्ज है ये कौन है? तो ये भारतीय एथलीट्स की सबसे बड़ी सफल महिला खिलाड़ी में से एक हैं और इन्होंने वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है और भारतीय एथलीट्स की जो गोल्डन गन है वो इन्हीं को बोला जाता है। कई वर्षों तक लॉन्ग जंप की राष्ट्रीय रिकॉर्ड के ये धारक यही थे, ठीक है? अगर हम बात करें जो एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एएफआई, तो ये भारत में एथलेटिक्स को सर्वोच्च संगठन है और इसकी स्थापना 1946 में नई दिल्ली में किया गया था। वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात करें तो विश्व स्तर पर जो एथलीट्स उसका सर्वोच्च संगठन है, वो है आईआईएफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन और ये जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स जो 2019 है, इसमें नया नाम दिया गया था और फिर इसका स्थापना 1912 में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो मोनाको में, ठीक है दोस्तों? अगर हम बात करें कि भारत के जो प्रमुख एथलेटिक्स खिलाड़ियों की तो नीरज चोपड़ा जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, जेवलिन थ्रो से, फिर जो अंजू बॉबी जॉर्ज हैं वो जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता था, फिर अविनाश सावले हैं जिन्होंने जो स्टेपलेस चेस नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया था, फिर पारुल चौधरी हैं जो मिडिल डिस्टेंस रनिंग में भी इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया था और एक ज्योति यार्जी जो कि 100 मीटर हर्डल में इन्होंने योगदान दिया था। हमने बहुत सारे जो योजनाएँ हैं चलाए हैं एथलीट्सों के लिए खास करके खेलो इंडिया प्रोग्राम और ये इसका शुरुआत 2018 में किया था। इसका उद्देश्य यही था कि जो खेल प्रतिभाओं की पहचान करना, ग्रामीण और युवा खिलाड़ियों को अवसर देना और स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना और ओलंपिक स्तर के जो खिलाड़ी है उसको तैयार करना। इससे रिलेटेड हमारा एक और जो ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में और इसकी स्थापना 1984 में की गई थी नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य है कि जो खेल प्रतिभाओं है उसकी पहचान करना, ग्रामीण युवाओं खिलाड़ियों को अवसर देना, स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना और ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी को तैयार करना। भारत के कुछ प्रमुख खेल पुरस्कार हैं, जैसे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, जो भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है और इसको पहले हम राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जानते थे, बाद में इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न नाम दिया गया है। एक है अर्जुन अवार्ड, जो उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है। आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति जो हैं, जो हमारे जो इम्पोर्टेंट प्लेयर होते हैं, किसी भी तरह के स्पोर्ट का, उसको अर्जुना अवार्ड भी देते हैं।
उसी तरह से द्रोणाचार्य अवार्ड है, जो कि श्रेष्ठ जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है। और फिर है ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो जीवन पर्यंत योगदान के लिए ये दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो 1946 में हुआ था। वर्ल्ड एथलेटिक्स का पुराना नाम क्या था, तो आईआईएफ। वर्ल्ड एथलेटिक्स का मुख्यालय कहाँ है, तो मोनाको में। लॉन्ग जंप और फील्ड इवेंट है, तो बिल्कुल। खेलो इंडिया प्रोग्राम क्या 2018 में शुरू हुआ था, तो बिल्कुल। जो टॉप स्कीम है वो 2014 में शुरू हुआ था, तो बिल्कुल। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न क्या भारत का सर्वोच्च खेल रत्न सम्मान है, हाँ जी बिल्कुल। और अंजू बॉबी जॉर्ज है वो विश्व एथलेटिक्स पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला थे, तो जी बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट खबर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो साइबर क्राइम के मामले में ई0 एफआईआर प्रणाली लागू करने का आग्रह किया है। इन्होंने बोला है कि जो साइबर क्राइम होता है उसमें आप ई0 जो एफआईआर है उसको आप कीजिए, ठीक है। और ई0 आईफ ये इसका उद्देश्य क्या है, पहले ये हम देख लेते हैं। तो जो साइबर फ्रॉड है उसको तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराना, जो पीड़ित के पैसे हैं जल्द से जल्द उनको फ्रीज करना, अपराधियों को तक तेजी से पहुंचना और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना। दोस्तों अगर हम बात करें कि ये ई0 एफआईआर क्या होता है, हमने तो एफआईआर सुना था, ये ई0 एफआईआर क्या होता है? तो ई0 एफआईआर की अगर हम बात करें दोस्तों, ई0 एफआईआर की बात करें तो ये एक ऐसी एफआईआर है जिसे ऑनलाइन दर्ज किया जा सकता है, भले ही अपराध किसी अन्य राज्य या जिले में हुआ हो। आप कहीं भी अगर शोषित हुए हो, अगर किसी भी तरीके से फ्रॉड हुआ है आपके साथ, साइबर फ्रॉड हुआ है, तो आप वहाँ बैठे जो है आप जो है एफआईआर कर सकते हैं। साइबर क्राइम में समय सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसलिए पहले एफआईआर दर्ज होती है और बाद में संबंधित पुलिस स्टेशन के मामला को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि I4AC की, तो ये एक संस्था है जिसका स्थापना 2020 में किया गया था और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है उसके अंतर्गत ये आता है। इसका उद्देश्य है जो साइबर क्राइम है उसको रोकना और राज्यों के बीच जो है समन्वय स्थापित करना, साइबर इन्वेस्टिगेशन करना, अवेयरनेस कैंपेन चलाना और डिजिटल फ्रॉड को कंट्रोल करना। हमारा एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है जो 2000 में हमने बनाया था, ये भारत का पहला साइबर लॉ है और इसमें मुख्य उद्देश्य यही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड है उसको कानूनी मान्यता देना, डिजिटल सिग्नेचर या ई-कॉमर्स या साइबर क्राइम पर कानूनी कार्रवाई करना। आईटी एक्ट की कुछ प्रमुख धाराएँ हैं, जैसे सेक्शन 43 इसमें कंप्यूटर डैमेज और अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए इस पर चलाया जाता है। सेक्शन 66 है, हैकिंग और कंप्यूटर रिलेटेड जो ऑफेंस है उस पर ये चलाया जाता है। 66C है, आइडेंटिटी थेफ्ट का मामला आता है तो ये यहाँ पर देखा जाता है। 66D के तहत ऑनलाइन चीटिंग और इम्पर्सनेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और 67 में जो ऑफेंस कंटेंट ऑनलाइन का केस है वो यहाँ पर देखा जाता है। उसी तरह से देखा जाए तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2015 को और इसका उद्देश्य था डिजिटल गवर्नेंस, ऑनलाइन सर्विस, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल लिटरेसी और साइबर सिक्योरिटी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो हम भारतीय नागरिक जो सुरक्षा संहिता है बीएनएस है 2023 हमने बनाया था और यह सीआरपीसी 1973 के स्थान लेने वाला एक नया आपराधिक प्रक्रिया कानून है, क्योंकि इससे पहले सीआरपीसी था, बाद में अमित शाह ने इसको जो है बीएनएसएस जो है 2023 लॉन्च किया और इसको बना दिया। इसको लागू 1 जुलाई 2024 में किया गया था और साइबर क्राइम से संबंधित महत्व इसमें क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को बढ़ावा देता है, डिजिटल इन्वेस्टिगेशन को बढ़ावा देता है, ऑनलाइन एफआईआर की ये सुविधा देता है और टेक्नोलॉजी आधारित जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो इसको बढ़ावा देता है। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 2023 में आया था, इसका उद्देश्य था नागरिकों की जो पर्सनल डाटा है उसको सुरक्षा करना, डाटा प्रोसेसिंग के नियम में बदलाव करना और जो प्राइवेसी प्रोटेक्शन है उसको सेफ्टी देना और डाटा फिडूसियरी की जिम्मेदारी है उसको तय करना। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट हैं, उम्मीद करते हैं आप इसको पढ़ लेंगे। तो चलिए जिसका आपका इंतजार था हम वो करते हैं और वो है कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो उम्मीद करते हैं कि आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा होगा और आगे भी जो हम एमसीक्यू करा रहे हैं वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि आपके आने वाले आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैंने इसको बहुत ही बेहतर तरीके से लिया है। ठीक है दोस्तों, आज का पहला सवाल है, विजय हजारे ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? तो उत्तर है विदर्भ। 25 साल बाद जो पेसा एक्ट लागू कहाँ हुआ? तो ये झारखंड में। चर्चा में रही बीपीएनजी का संधि संबंध किससे है? तो उच्च समुद्री संधि से इसका संबंध है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत का कौन-सा स्थान मिला? तो छठा स्थान मिला है। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जनवरी को मनाया जाता है। पहले खेलो इंडिया जो ट्राइबल गेम्स के लिए कौन-सा शुभांकर लॉन्च किया गया था?
तो मोरवीर। राष्ट्रपति भवन में ओलीची की लिपि में संविधान जारी किया गया, इसका संबंध किस भाषा से है? तो संथाली से है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरलाइन को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी दिया? तो वो है अल हिंद एयर फ्लाई एक्सप्रेस संघ एयर को। और बीआईएस द्वारा प्रस्तुत भारत के पहले डेडिकेटेड स्टैंडर्ड जो का संबंध किससे है? तो वो है बम डिस्पोजल सिस्टम से। सुपर कंप्यूटर जो परम रुद्र है उसका जो है अनावरण किया गया, वो कहाँ किया गया है? तो आईआईटी पटना में किया गया है। और केंद्र सरकार ने किस राज्य के पर्वतीय अर्गा पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो वो उत्तर प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है नीति आयोग के जो निर्यात तैयारी सूचकांक पर चौथे जो संस्करण है उसमें बड़े राज्यों की जो श्रेणी है शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो वो महाराष्ट्र को मिला है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें पर्यावरण का जो नोबेल जो टाइल पुरस्कार है 2026 में किसे सम्मानित किया गया है? तो वो है टॉबी कियर्स को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करें जो राष्ट्रीय राजधानी जो आयरन वाघमारे भारत में कौन सा शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो वो 92 बने हैं। अगर हम बात करें निरस्तीकरण मामले पर सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो डीवी वेंकटेश वर्मा। फिंक नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है, इसका संबंध किस देश से है? तो ऑस्ट्रेलिया से है। दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना कहाँ शुरू हुआ है? तो काकीनाडा में शुरू हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री ने पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 कंटेंट सुविधा प्रयोगशाला जो आधारशिला कहाँ रखी है? तो गांधीनगर में। और 55 भाषाओं को कवर करने वाले ओपन ट्रांसलेशन मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है। पीएफआरडीए ने एनपीएस के तहत सुनिश्चित भुगतान के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया है? तो एस साहू। लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली। रिस्पॉन्सिबल नेसेस इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान जो है आया है? तो 16वां। तो दोस्तों आज का ये महत्वपूर्ण जो हमारा क्लास था वो समाप्त होता है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।